वो चार्ज टू मास रेशियो एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना, चार्ज टू मास रेशियो एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने फिर से वही काम किया जो डिस्चार्ज ट्यूब में हो रहा था। और आपको ये भी बता दूं, कैथोड रेज की जब डिस्कवरी हो गई ना, तो उस डिस्चार्ज ट्यूब का स्पेशली नाम ही रख दिया गया था, कैथोड डिस्चार्ज ट्यूब। फिर उस डिस्चार्ज ट्यूब को ये कहने लग गए थे कैथोड डिस्चार्ज ट्यूब, क्योंकि कैथोड की डिस्कवरी हुई थी, कैथोड रेज की डिस्कवरी हुई थी उस एक्सपेरिमेंट से। तो उन्होंने इस बार जो कैथोड रेज ली वो इस टाइप की ली। देखो देखो, ये कैथोड है और ये एनोड है। ये जो सर्किल जैसे मैंने बनाया ना, तो ये कैथोड है और ये एनोड है। इन कैथोड और एनोड को आपने क्या कर देना है, देखो ये कैथोड नेगेटिव होता है, तो बैटरी की ये वाली प्लेट रहेगी ना, नेगेटिव प्लेट, और इसको आपने कंबाइन कर देना है। इसका कनेक्शन ऐसे ले लेते हैं, ये कनेक्शन यहाँ से ले लेते हैं। इतना सबको समझ में आ रहा है? ये जो है ग्लास डिस्चार्ज ट्यूब है। ये ना पूरा आपको जैकेट जो दिख रहा है बाहर का, ये क्या है? ग्लास डिस्चार्ज ट्यूब, जिसको आप कैथोड डिस्चार्ज ट्यूब भी कह रहे हैं। तो पहले तो वो स्ट्रेट टाइप की थी डिस्चार्ज ट्यूब, इस बार डिस्चार्ज ट्यूब का जो साइज़ है वो थोड़ा सा अलग है उस वाली से ना। कैथोड एनोड वहाँ लगे थे, कैथोड एनोड वहाँ लगे हैं। आपने इनको हाई वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट किया था, हाई वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट किया हुआ है। ये हाई वोल्टेज सोर्स है, क्योंकि इमिट यहाँ कैथोड रेज ही होनी है, कैथोड रेज फॉर्म होनी है। अब कैथोड रेज हमें पहले से पता है कि कैथोड रेज आएंगी, पहले तो कैथोड रेज को डिस्कवर कर रहे थे। अब कैथोड रेज का प्रोडक्शन कर रहे हैं हम जानबूझकर। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कैथोड रेज में ही तो इलेक्ट्रॉन है, उन इलेक्ट्रॉन के पाथ को हम बताना चाह रहे हैं कैसा होगा ना। जे थॉमसन इलेक्ट्रॉन के पाथ को बताना चाह रहे हैं, तो कैथोड रेज का प्रोडक्शन होगा इसमें। यहाँ पर इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर से यहाँ पर क्या लगा देंगे हम? जिंक सल्फाइड, फ्लोरेस्केंट सब्सटेंस होता है जिंक सल्फाइड। तो ये जिंक सल्फाइड की लेयर अंदर से कोटिंग रहेगी। इसका काम क्या होगा कि जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा, तो इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल होता है, तो यहाँ पर ग्रीन ग्लो आएगा, तो हम समझ जाएंगे कि उसका पाथ कहाँ पर आ रहा है। ठीक है, देखना वो किसकी प्रेजेंस में चाह रहे हैं? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की। यहाँ से कैथोड रेज आगे जाएंगी, तब यहाँ पर तो लगा दिया उन्होंने एक प्लेट की हेल्प से इलेक्ट्रिक फील्ड। ये पॉजिटिव प्लेट है और ये नेगेटिव प्लेट है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के लिए। और यहीं पर एक लगा दी जाती है, ऐसे समझिए आप, मैग्नेट। ये इसका एन पोल मान लेते हैं, सपोज कीजिए ये एस पोल है, और इनको ऐसा अरेंजमेंट रखना है कि ये दोनों आपस में क्या रहने चाहिए? परपेंडिकुलर। इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये ई लिख दिया है मैंने ऐसे समझने के लिए, और ये मैग्नेट है, इसको हमने कैसे रख दिया है? इसका एन पोल है और ये क्या है? इसका एस पोल। इसको क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी ये मैग्नेट, तो आएंगी। ठीक है, तो कैथोड रेज अब हमने एक एक करके अप्लाई करना है। पहले हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, तो इसका जो पाथ है, कैथोड रेज कैसा होती है? नेगेटिव। तो उसका जो पाथ गया वो यहाँ गया ऐसे, इसको हम ए पॉइंट बोल देते हैं। माने कैथोड रेज, ये कैथोड रेज है, कभी कुछ नया समझ लो, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, आपने कुछ ऐसा नया एक्सपेरिमेंट देखा, आपने सोचा पता नहीं क्या नया होने वाला है। ये कैथोड रेज की डिस्कवरी का एक एडवांस बात जा रही है आगे, कि हमने पहले से कैथोड रेज डिस्कवर हो गई हैं, अब उनके प्रोडक्शन को करके हम जानबूझकर कैथोड रेज बनाकर इलेक्ट्रॉन के पाथ को देख रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन के पाथ के साथ साथ हम चार्ज टू मास रेशियो कैलकुलेट करना चाहते हैं। माने ऐसा जे थॉमसन कर रहे थे। तो हाई वोल्टेज सोर्स जब अप्लाई किया, तो कैथोड और एनोड के बीच क्या हुआ? इलेक्ट्रिसिटी जब फ्लो हुई, तो कैथोड रेज का प्रोडक्शन हुआ, और कैथोड रेज का प्रोडक्शन हुआ तो कैथोड रेज आगे बढ़ी, आगे उसे मिला इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने प्रॉपर्टीज़ में भी लिखा है, और उन्होंने देखा भी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ही अप्लाई हुआ और कैथोड रेज उसमें पास हुई, तो वो डिफ्लेक्ट हो गई। माने उसका जो पाथ स्ट्रेट जा रहा था वो क्या हुई? डिफ्लेक्ट। पता उनको कैसे चला? क्योंकि वो कैथोड रेज में जो ग्रीन ग्लो आया,
वो बिल्कुल सामने ना आकर कहाँ आया, थोड़ा ऊपर। अब ऊपर आया तो उन्होंने क्या सोचा कि यार ये इलेक्ट्रिक फील्ड की पॉजिटिव प्लेट है और कैथोड रेज नेगेटिव होती हैं, तो वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ को भागना चाह रही है ना, और वो भागी। तो वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ जब गई तो वो अपने नॉर्मल पाथ से कहाँ हो गई, ऊपर। अब उन्होंने लगाया मैग्नेटिक फील्ड, अब इलेक्ट्रिक फील्ड हटा दिया, इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर फ्लो करना बंद कर दी, ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड हटाने का मतलब। अब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, तो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने पर वो फिर भी डिफ्लेक्ट हुई कैथोड रेज, अब वो नीचे की तरफ आपको मिली, तो उसको सी पोजीशन क्या देते हैं। जब उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की अब्सेंस की दोनों की, तब उसका जो पाथ था वो स्ट्रेट मिला, बी। जब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों को हटा दिया तब उसका जो कैथोड रेज का पाथ है वो कहाँ आया, स्ट्रेट आया। इससे दो बातें प्रूफ हो रही है ना, कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड होने पर दोनों अलग अलग हैं तो भी डिफ्लेक्शन है, और दोनों एक साथ परपेंडिकुलर हो, उनको इस टाइप से आप बैलेंस करो ना कि उन दोनों का आपस में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का जो इफेक्ट है वो कैंसिल हो जाता हो, तब भी वो स्ट्रेट ही आएगी। माने आप समझिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड है तब डिफ्लेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड है तब डिफ्लेक्शन है, अगर दोनों ना हो तब डिफ्लेक्शन नहीं है, स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट में आएगी कैथोड रेज। और अगर मान लीजिए इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों अप्लाई हों लेकिन उस टाइप से बैलेंस किए गए हों कि दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हों, मीन्स यही हुआ ना इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं, तब भी स्ट्रेट पाथ आएगा। अब इसमें ऐसा नहीं सोचना है डिम्पल कि आपको कैसे पता ए और सी मानना है, ऐसा कुछ नहीं है। वो ए बी सी थोड़ा सा सिस्टमेटिक लगेगा ना, इसलिए है, वरना तो इसको यहाँ पी लिख ले, आर लिख ले, एस लिख ले, उससे कुछ होना हो रहा है। कभी आप सोचे कि नहीं हमको ए बी सी ऐसे ही लिख के आना है क्या, इसी का मतलब कोई कैथोड से नहीं है, पॉइंट डिनोट करने के लिए। तो चार्ज टू मास रेशियो एक्सपेरिमेंट में पहली बात तो जे थॉमसन की ओके हो गई ना, कि इलेक्ट्रॉन का पाथ तो वो डिसाइड कर पाए कि भाई इस टाइप का होगा पाथ। इसको उन्होंने चार्ज टू मतलब इस एक्सपेरिमेंट को और ज़्यादा स्टडी किया, उसके ऑब्जर्वेशन उन्होंने कलेक्ट किए, और तब जाके उन्होंने E/m की कितना वैल्यू आई थी, कितना 1.75, और आगे को तो बहुत बड़ी वैल्यू है वो 8820 10⁻11। चार्ज आपको पता ही है, सॉरी इसकी यूनिट जो पता है, तो चार्ज की यूनिट कितना होती है, कूलम, और मास की क्या होती है, पर केजी। 1897 में ये कर दिया था उन्होंने ये काम, माने 19वीं सेंचुरी के लास्ट तक इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हो गया, और 1897 में ये चार्ज टू मास रेशियो से उन्होंने ये बता दिया कि कैथोड रेज के लिए E/m की वैल्यू कांस्टेंट होती है। और अभी आपको जे थॉमसन के लिए मैं बता दूं, अभी एटॉमिक मॉडल भी आएगा उनका इसके जस्ट बाद। प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं इसको, और क्या कहते हैं इसको, वाटर मेलन मॉडल भी कहते हैं इसको, रेजिन पुलिंग मॉडल भी कहते हैं। जे थॉमसन ने, तो समझ जाइए एटॉमिक मॉडल मीन्स क्या होता है। एटॉमिक मॉडल मीन्स है एटम की स्ट्रक्चर क्या है, एटम है कैसा, एटम के जो फंडामेंटल यूनिट्स हैं उसमें कहाँ और कैसे अरेंज हैं, इस बात को बताने के लिए सबसे पहली जो ट्राई थ्योरी जो उन्होंने दी है, तो वो किसने दी है, जे 1897 मैंने आपको बता दिया कि चार्ज टू मास रेशियो एक्सपेरिमेंट है, और ये एटॉमिक मॉडल है 1898 समथिंग, ठीक है, इतना ही है, एक साल बाद। तो 1898 में जे थॉमसन ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया, और एटॉमिक मॉडल में क्या कहा, और आपको पता है इस एटॉमिक मॉडल के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला। जे थॉमसन अपने इस एटॉमिक मॉडल में ये कहते हैं कि एटम जो है ना पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज से बना स्फेयर है। एटम कैसा है, पॉजिटिव चार्ज से बना स्फेयर जैसा है, एक गोला है जिसमें सब जगह पॉजिटिव चार्ज है, सेम डिस्ट्रीब्यूशन है, समान रूप से जो है फैला हुआ है पॉजिटिव चार्ज। तो ये बना दिया पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, ऐसे सब जगह पॉजिटिव, बिल्कुल आप ये समझ लीजिए एक जैसा, माने ऐसा पॉजिटिव सब जगह यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है पॉजिटिव चार्ज का।
और यहाँ पर क्लियर करने के लिए एक बात और बता दूँ, पॉजिटिव चार्ज से बना स्फेयर का मतलब है, देखो कई बार बच्चे ये कहने लगते हैं कि भैया ये जो है ये बाउंड्री कैसी है फिर। अब मैंने तो मार्कर से बना दी बाउंड्री, लेकिन आप इसको सही से समझो, ये बाउंड्री कुछ नहीं है ये। अब देखो मैंने ये स्फेयर मेरे से ऐसे बनता नहीं ना, तो इसलिए मैंने पॉजिटिव चार्ज पहले ऐसे बना के फिर बना लिए। तो ऐसे समझिए सब जगह पॉजिटिव चार्ज है, ठीक। इसमें जो नेगेटिव चार्ज है वो एम्बेडेड, मींस पॉजिटिव चार्ज में एम्बेडेड होते हैं नेगेटिव चार्ज। एम्बेडेड मींस धंसा होना। एक तो होता है कि साहब ऐड होना, सरफेस पर होना, ऊपर होना, वो कह रहे हैं धंसना। और धंसने का मतलब क्या होता है कि जैसे बहुत सारा कीचड़ होता है ना, बहुत ज़्यादा दलदल जैसी जगह कहते हैं, और आपका पैर उसमें चला गया तो आप उसमें धंसते जा रहे हैं। तो बहुत सारी मूवी आपने देखी होंगी ना, साथ वाला बचाने की कोशिश कर रहा है तो वो बचा नहीं पा रहा क्योंकि वो नीचे धंसता जा रहा है। ये है धंसने का मतलब। तो पॉजिटिव के ऊपर अगर मैं यहाँ ऐसे निगेटिव बना दे रहा हूँ ना, ऐसे जगह जगह निगेटिव बना दे रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि पॉजिटिव के ऊपर रखे हैं, ये उसके अंदर को धंसे हुए हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव कौन है? प्रोटॉन। और नेगेटिव कौन है? इलेक्ट्रॉन। क्योंकि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की ही डिस्कवरी हुई है अभी तक, जे थॉमसन जब एटॉमिक मॉडल अपना दे रहे हैं। ये बिल्कुल क्लियर समझ लो आप बात। तो क्या कह रहे हैं वो अपने एटॉमिक मॉडल में कि एटम पॉजिटिव चार्ज से बना स्फेयर है। उस पॉजिटिव चार्ज के स्फेयर में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, मींस जो नेगेटिव चार्ज है, वो धंसा हुआ है। तब उन्होंने इसको और ठीक से एक्सप्लेन करने के लिए अपने इस एटम की कंपेयरिंग कर दी वाटरमेलन मींस तरबूज से, कि जैसे तरबूज में जो वो रेड एरिया होता है ना, वो सब जगह होता है, सेम यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना उस रेड एरिया का, वो सब जगह आपको लाल लाल जैसा दिखता है। और उसमें जो बीज होते हैं, वो बीज क्या होते हैं? वो जगह जगह धंसे होते हैं, जगह जगह, सब जगह वो नहीं होते, वो सब जगह नहीं होते, इलेक्ट्रॉन सब जगह नहीं होते। इसलिए वो इलेक्ट्रॉन के डिस्ट्रीब्यूशन, मैंने नेगेटिव चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन को यूनिफॉर्म नहीं कह रहे हैं, वो जगह जगह धंसे हुए हैं उसमें। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन जगह जगह पॉजिटिव चार्ज में धंसे होते हैं, इसलिए उनके एटॉमिक मॉडल को क्या बोलते हैं? वाटरमेलन मॉडल, ठीक है। अब ये मत सोच लेना ये अलग अलग एक ही जगह लिखा है, मैंने लिख दिया है। अब ये है प्लम पुडिंग मॉडल, ये जो है कि वही खीर वीर के एग्जाम्पल आप जानते ही हो ना, क्या होता है उसमें कि उसमें आप जो ड्राई फ्रूट्स वगैरह हैं वो इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, और वो जो वाइट एरिया है वो सब क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो वो भी उसमें धंसे हुए ही तो हैं, लेकिन उससे सबसे अच्छा एग्जाम्पल ये वाटरमेलन तरबूज वाला ही है, क्योंकि इसमें साफ दिख रहा है। तो इसलिए उसको एक्सप्लेन करने के लिए अपने वो एटम की कंपेयरिंग इससे कर दे रहे हैं, तो इसलिए उसको वाटरमेलन मॉडल या प्लम पुडिंग मॉडल बोल रहे हैं। तो जे थॉमसन ने अपने एटॉमिक मॉडल में ये सब चीज़ें बोली। मैं भी आपसे कह रहा था ना नोबेल प्राइज़ मिला क्यों था, तो नोबेल प्राइज़ मिलने के पीछे वजह तो कई सारी हो रही थी ना। एक तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन ही था, एक चार्ज मास रेशियो एक्सपेरिमेंट था। चार्ज मास एक्सपेरिमेंट रेशियो से इलेक्ट्रॉन का पाथ पता चल रहा है, E/m की वैल्यू से हमें चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन पता चला, पहले मिलिकन्स ने बताया लेकिन उसकी हेल्प हुई। फिर जे थॉमसन का एटॉमिक मॉडल आ जा रहा है, तो वो पहली बार एटम को बता रहे हैं कि एटम कैसा है, तो उस समय के साइंटिस्ट के लिए एक बड़ी बात रही होगी ना। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात थी, जे थॉमसन पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक्सपेरिमेंटल और थियोरिटिकल, एक्सपेरिमेंट भी किया, थ्योरी भी दी, ये बताने के लिए कि जो इलेक्ट्रिसिटी की मतलब इलेक्ट्रिसिटी का जो फ्लो होना है वो गैसेस से कैसे हो सकता है, गैसेस में इलेक्ट्रिसिटी कैसे फ्लो हो जाती है, ये बताने के लिए उन्होंने थ्योरी भी दी और एक्सपेरिमेंट भी किया। तो वो ऐसे पहले साइंटिस्ट हैं, स्पेशली इस बात के लिए उनको नोबेल प्राइज़ मिला था। और समथिंग 907 या 906 में नोबेल प्राइज़ मिला, और 1898 का वो एटॉमिक मॉडल है। तो पूरा उन्होंने सोच समझ कर ही तो नोबेल प्राइज़ दिया होगा ना। तो इसलिए अब आगे से ऐसा नहीं कहना कि बाद में फेल हो गया था। चलिए खैर, रिकॉर्ड्स तोड़ने के लिए बने, ये भी अच्छी बात है, लेकिन रिकॉर्ड्स, उस रिकॉर्ड्स को उस टाइम के लिए तो कितनी बड़ी बात है ना। तो तोड़ेगा तो तभी ना कोई, जब एक रिकॉर्ड सेट होगा, और तभी दूसरा वाला सोचेगा कि यार मुझे रिकॉर्ड तोड़ना है। तो वो जो सोच है ना, वो जो उस सोच से ही तो इतनी सारी एक्सपेरिमेंट और डिस्कवरी होती हैं। जब कैथोड रेज की डिस्कवरी हो रही है ना,
उस समय जानबूझकर ये नहीं बताया था, क्योंकि अब आपको ज़्यादा समझ में आएगी बात। ये था ना कैथोड रेज, डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज का एक्सपेरिमेंट सेटअप जो था, हाई वोल्टेज था, ये कैथोड, ये एनोड। आप इस हाई वोल्टेज से क्या कर रहे थे, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करा रहे थे। वही लो प्रेशर था, अब तो सब आपको पता ही है कि लो प्रेशर कितना 10⁻⁻⁻⁻। तब आपने क्वेश्चन नहीं पूछा और मैंने जानबूझकर बताया नहीं था कि जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, आप सोचो कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। सीधे सीधे ये कह देते हैं कि 10,000 वोल्ट या हाई वोल्टेज पर जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराई तो साहब कैथोड से जो है कुछ इनविजिबल रेज आई जो एनोड की तरफ क्या जा रही हैं, स्ट्रेट लाइन में जा रही हैं, और वो वहाँ पर फ्लोरेसेंट स्क्रीन पर स्ट्राइक कर रही हैं और ग्रीन ग्लो प्रोड्यूस कर रही हैं, और क्या दे रहे हैं कि ये कैथोड रेज हैं, क्योंकि कैथोड से आ रही हैं। हो गई डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज। डिटेल में तो मैंने तब बताया ही है, लेकिन कभी आपने सोचा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने के लिए मीडियम चाहिए ना, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने के लिए चाहिए मीडियम। तो तुम बताना ज़रा मुझे, ये कैथोड है, ये एनोड है, यहाँ इलेक्ट्रिसिटी कैसे फ्लो हो रही थी यहाँ बीच में। अब ये सर्किट तो ऐसे कंप्लीट हो रहा होगा ना, फिर इलेक्ट्रिसिटी प्लस से माइनस की तरफ जाती है, तो ये आ रही है करंट, फिर यहाँ को कैसे जा रही होगी करंट, बीच में तो कुछ था ही नहीं। अब देखो वो कह रहा है कि मैंने ये कह दिया था बीच में कुछ गैसेस मॉलिक्यूल हैं, तो इसलिए नहीं इसलिए जा रही थी। मैं यही बात बताना चाह रहा हूँ कि जे थॉमसन ने ये सबसे पहली बार बात बताई कि वो जो गैसेस मॉलिक्यूल्स हैं उनकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, इसीलिए तो नोबेल प्राइज़ मिल रहा है उन्हें। ये उनसे पहले नहीं पता थी बात, बस हाँ ये तो था उन्हें पता है कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, सर्किट कंप्लीट हो रहा है, क्योंकि डिस्चार्ज ट्यूब के प्रैक्टिकल तो उनसे पहले भी हो रहे थे ना। जूलियस प्लग और विलियम क्रूक इस एक्सपेरिमेंट को कर रहे थे, उनसे पहले माइकल फैराडे कर रहे थे, और भी बीच के कुछ साइंटिस्ट कर रहे थे। लेकिन इस बात को थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंट से किसने बताया, जे थॉमसन ने, कि जो इलेक्ट्रिसिटी है उसका फ्लो गैसेस मॉलिक्यूल से होता है, गैसेस की हेल्प से होता है। अब जे थॉमसन के एटॉमिक मॉडल को आपने पढ़ लिया तो अच्छा सा भी लगा होगा वो एटॉमिक मॉडल। अब तुम्हें तो आगे की बातें पता है ना, रदरफोर्ड भी पता है, नील बोर्स भी पता है, सुना तो है ही, पता नहीं होगा तो सुना तो है ही। तो तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल क्या है भाई, हमें तो नील्स बोर भी आता है। लेकिन उस टाइम के साइंटिस्ट के लिए एक बड़ी बात है, जब जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल में आया तो उसके डीमेरिट्स भी आई, जिसे वो कह रहा था कि ये फेल हो गया। तो वो फेल होना तो नहीं कहना चाहिए, डीमेरिट्स कह सकते हैं उसे हम, डीमेरिट्स ऑफ जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल। क्या लग रही है आपको, क्या डीमेरिट्स होनी चाहिए, क्या डीमेरिट्स रही होगी? देखो ये कह रहा है कि पहली बात तो यही गलत है कि ये पूरा का पूरा पॉजिटिव स्फीयर है। माने इसका मतलब ये हुआ कि एटम में जो पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है पॉजिटिव चार्ज का, यही बात गलत है। लेकिन ये बात तब गलत पता चलेगी ना जब रदरफोर्ड पढ़ लेंगे हम। लेकिन जो उसकी कॉमन डीमेरिट्स है ना, वो ये है कि आप सोचिए कि पॉजिटिव चार्ज में नेगेटिव चार्ज धसे हैं, धसे। पॉजिटिव चार्ज में नेगेटिव चार्ज धसे हुए हैं, तो मतलब ये कैसे पॉसिबल है कि पॉजिटिव चीज़ नेगेटिव चार्ज को अपने अंदर बिल्कुल बाउंडेड किए हुए है, पकड़े हुए हैं, और फिर भी वो स्टेबल है। अगर तुम प्लस और माइनस को आपस में टच कराओगे तो फॉल्ट होता है ना, होती है ना स्पार्किंग, और फिर फॉल्ट और सब ख़त्म। तो इसका मतलब क्या है, स्टेबिलिटी नहीं होनी चाहिए। तो पॉजिटिव चार्ज अगर होल्ड करेंगे, नेगेटिव चार्ज को पकड़े रखेंगे, धसे हुए हैं, तो पॉजिटिव चार्ज कैसे उस नेगेटिव चार्ज को होल्ड कर पा रहे हैं और फिर भी एटम स्टेबल है। तो इसका मतलब क्या है कि ये एटॉमिक मॉडल जो है स्टेबिलिटी ऑफ एटम को एक्सप्लेन नहीं करता। स्टेबिलिटी ऑफ एटम कोई नहीं बता पा रहा है। एक बात और वहाँ जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल में रह गई है। जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल आप ये समझिए, सबसे पहली बार बताने वाला एटॉमिक मॉडल ये भी है कि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, क्योंकि वो ये कह रहे हैं अपने एटॉमिक मॉडल में जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना नेगेटिव चार्ज होता है। तो पॉजिटिव चार्ज जितना उतना नेगेटिव चार्ज, तो पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में बैलेंस करेगा तो पूरा एटम कैसा होगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। लेकिन बस वो ये नहीं बता पा रहे हैं
कि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को होल्ड कैसे कर लेने के बाद भी स्टेबल कैसे बना रह रहा है, ये उनका डीमेरिट्स है। बाकी डीमेरिट्स ये सही कह रहा है, एक ये भी है, लेकिन वो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल आने के बाद कह सकते हैं आप डीमेरिट्स है। क्या कि जो पॉजिटिव चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है उस एटम में वो यूनिफॉर्म नहीं है, वो सब जगह एक जैसा नहीं होता। तो उसकी इस डीमेरिट्स को देखकर इसके बाद रदरफोर्ड ने अपना एटॉमिक मॉडल एटम की स्ट्रक्चर को बताने के लिए दिया, और उन्होंने अपने एटॉमिक मॉडल को देने से पहले एक एक्सपेरिमेंट किया। ये नहीं सीधे ऐसे ही अपना एटॉमिक मॉडल कह दिया कि देखो साहब जे थॉमसन में ये गड़बड़ है, ये गलत बात है, इनके एटॉमिक मॉडल में ये पॉइंट कुछ पोस्टुलेट्स गलत आ गए हैं, तो इनको मैं रिमूव कर रहा हूँ और ऐसे बना दे रहा हूँ। ऐसा तो नहीं किया ना उन्होंने। रदरफोर्ड ने सबसे पहले क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया। उस एक्सपेरिमेंट को क्या कहते हैं हम, अल्फा रेज स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। जानते हो आप, नहीं जानते हो? स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट कहते हैं। तो अल्फा रेज को उन्होंने किसी मेटल पर उसको हिट किया, मतलब बॉम्बर्ड, बौछार कराई, उसकी बमबारी कराना जिसे कहते हैं, तो उसको ही पढ़ते हैं। तो जे थॉमसन के एटॉमिक मॉडल और डीमेरिट्स के बाद आता है रदरफोर्ड का अल्फा रेज स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो पहले अल्फा रेज स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट समझते हैं, फिर रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल आएगा उनके ऑब्जर्वेशन के बेस पर। कैथोड रेज प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज में एक पॉइंट आया था कि कैथोड रेज एक्सरेज प्रोडक्शन होता है इनकी हेल्प से, एक्सरे प्रोडक्शन। तो मैंने वहाँ आपको ना थोड़ा कम डिटेल में ऐसे बताया था। मैंने ये कहा था कि कैथोड रेज की हेल्प से एक्सरे का प्रोडक्शन होता है, माने एक्सरेज प्रोड्यूस होती है। और ये कहा था उस समय कि कुलीज एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने ऐसा किया था। उनकी जो डिस्चार्ज ट्यूब है वो भी डिस्चार्ज ट्यूब जैसा ही है, अब तुम्हारे सिलेबस में नहीं है फिलहाल, लेकिन अब जब ये आ गई थी एक्सरे प्रोडक्शन की बात तो इसलिए बता रहा हूँ। तो कुलीज एक साइंटिस्ट हैं, विलियम कुलीज, उन्होंने अपना एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्या किया, एक हैवी मेटल्स ली। हैवी मेटल्स का मतलब है मेल्टिंग पॉइंट हाई होना, और उस पर कैथोड रेज उन्होंने स्ट्राइक कराई। कैथोड रेज स्ट्राइक होने से क्या हुआ, फिर जो रेज निकली उस प्रोडक्शन को कहते हैं एक्सरेज। वो जो रेज थी वो क्या थी, एक्सरेज। लेकिन इस बात को कुलीज से पहले एक साइंटिस्ट है रोंजटन, या रोंगटन भी बोलते हैं उनको कुछ, उन्होंने सबसे पहली बार इसको बताया था। ये बात मैं बता रहा हूँ, उस समय मैंने जो कुलीज टेस्ट वाला जो है, कुलीज एक्सपेरिमेंट जो है वो केवल बताया था। लेकिन सबसे पहला जो क्रेडिट जाता है, माने मॉडर्न टाइम में एक्सरेज का जो प्रोडक्शन का एक्सपेरिमेंट है, जो सेटअप है, वो किसके बेस पर है, विलियम कुलीज। लेकिन उसको सबसे पहली बार एक्सरेज के प्रोडक्शन को, एक्सरेज को जिसने बताया वो कौन है, रोंस्टन।